Okay, so today we are going to revise the 3 chapters related to correspondence, that is chapter number 6, 7 and 8. इसमें अभी correspondence with members cover होगा, उसके साथ साथ correspondence with debenture holders and depositors. तो सबके साथ क्या क्या communications किए जाते हैं from the company's end, and who does this? The company secretary does the communications on behalf of the company. तो ये सब कैसे communications होते हैं, that we are going to see in today's session. So सबसे पहले जो है सब letters के लिए एक चीज common है, that is the format, right? So सब letters हो, कुछ भी हो, कोई भी correspondence हो related to any of the parties, the common thing is the format of the letter. सबसे टॉप में क्या लिखा जाता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी. आप यहाँ पे याद में रखना है आपको कि लेटर जो है लेटर हेड ऑफ द कंपनी पे लिखा जाता है, तो इसलिए टॉप में ऑब्वियसली क्या आएगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट आता है फैक्स रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे क्या आता है? राइट साइड में डेट. और एक चीज आती है यहाँ पे, यस, वेबसाइट, ईमेल, ओके. सो फोन नंबर, फैक्स नंबर, राइट साइड पे वेबसाइट, ईमेल, उसके बाद रेफरेंस नंबर एंड राइट साइड पे डेट. नेम एड्रेस ऑफ द कंपनी में ही लास्ट में क्या आता है? ऑफ कोर्स सिन, क्योंकि हम वो क्या करते हैं? लेटर हेड पे लिख रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही आप यहाँ मेंशन कर सकते हो सिन. फाइन. तो टॉप में क्या आता है? नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, सिन नंबर. उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? फोन नंबर, फैक्स नंबर. राइट साइड में लिखते हैं वेबसाइट, ईमेल, उसके नीचे आता है रेफरेंस नंबर और राइट साइड में डेट. सो दैट इज द फॉर्मेट. ऊपर रखा. उसके बाद क्या लिखा जाता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर. उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो. उसके बाद द सैल्यूटेशन, डियर सर. फिर आता है हमारा लेटर का कंटेंट. उसके बाद अगर कुछ एनक्लोजर है तो वो यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं. उसके बाद राइट साइड में लिखा जाता है योर्स फेथफुली एंड सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का साइन एंड नेम आता है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है सेक्रेटरी. और एडिशन और एक लिखी जाती है फॉर डैश कंपनी, किस कंपनी का सेक्रेटरी और उसका नेम एंड साइन. फाइन. हाँ, थैंकिंग यू वो लेटर का कंटेंट का पार्ट. फाइन. ओके, टॉप से एक बार चालू करते हैं, शुरू से. ऊपर क्या आता है? सबसे नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद क्या आता है? एड्रेस ऑफ द कंपनी, उसके बाद आता है CIN नंबर. उसके बाद यहाँ क्या आता है? फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर. उसके बाद राइट साइड में वेबसाइट, ईमेल एंड डेट. ओके. उसके बाद नीचे आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर. उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस चीज का लेटर है. उसके बाद डियर सर लिखोगे आप पूरा लेटर. फिर यहाँ पे आएगा थैंकिंग यू वाला पार्ट. यहाँ पे कुछ है तो आएंगे एनक्लोजर्स. उसके बाद यहाँ पे योर्स फेथफुली फॉर डैश कंपनी. उसके बाद यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का नेम और ब्रैकेट में लिखा जाता है कंपनी सेक्रेटरी. फाइन. इज दिस क्लियर? ओके. सो लास्ट टाइम टॉप में क्या आता है? नेम आता है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिन. लेफ्ट साइड में आता है फोन, फैक्स, रेफरेंस. राइट में आता है वेबसाइट, ईमेल, डेट. उसके नीचे नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर. उसके बाद आता है सब्जेक्ट. उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर. उसके बाद लेटर का कंटेंट. लेटर होने के बाद थैंकिंग यू. राइट साइड में योर्स फेथफुली फॉर डैश कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी. एंड अगर एनक्लोजर कुछ अटैच्ड है तो नीचे टॉप बॉटम लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? एनक्लोजर्स. फाइन. ओके. सो दिस फॉर्मेट इज कॉमन फॉर ऑल द लेटर्स. तो सब लेटर्स के लिए ये फॉर्मेट तो कॉमन है. अब चेंज किस में होता है? हम ये बीच का जो लेटर का कंटेंट की बात कर रहे हैं,
हर लेटर में ये बीच का कंटेंट जो है वो चेंज होने वाला है। अब ये कंटेंट में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आनी ही चाहिए ये हमको दिया गया है इन दीज चार्ट्स। तो ये दो चार्ट्स है जिसमें हमको ये पर्टिकुलर आपको लेटर आता है तो उसमें ये कंटेंट्स तो डेफिनेटली आने ही चाहिए, दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। तो आपने इतने भी कंटेंट्स लिखे तो आपको मोर देन हाफ मार्क्स सिक्योर होंगे। इसके साथ साथ एडिशनल आपको क्या बनाना पड़ेगा, जो टेबल फॉर्म में आपको दिया रहता है वो ये कंटेंट लिख के वो टेबल बना दो, योर मार्क्स आर सिक्योर्ड। फाइन। लेटर का क्वेश्चन जब आता है तब आपको मैक्सिमम मार्क्स जो रिजर्व्ड होते हैं वो ये फॉर्मेट के लिए, जो अभी हमने 2-3 बार ऑलरेडी रिवाइज हम कर चुके हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स यू आर गोइंग टू सिक्योर इफ यू राइट द फॉर्मेट करेक्टली। अब बीच का कंटेंट जो है उसके की पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, जो मैंने बोला टेबल, तो जाके आपका लेटर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। इज इट फाइन? Okay, so now let's quickly discuss all the key points of all the letters which we have. So firstly, पहला लेटर क्या आता है? First letter is letter for issue of share certificate. तो share certificate issue करने का जो लेटर है उसमें क्या कंटेंट आएंगे? Now this letter is basically written with reference to share application, मतलब लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, उसमें से कंपनी क्या करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि किन लोगों को शेयर्स जो है अलॉट करने हैं, और जिनको अलॉट किए जाते हैं शेयर्स उनको ही शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, विथ रेफरेंस टू योर शेयर एप्लीकेशन नंबर डॉट डॉट आई एम ऑथोराइज्ड टू इशू यू द शेयर सर्टिफिकेट and it will be delivered to you within these particular days, to which to the registered address mentioned in the register of members. We endeavor to provide you the best of our services, या we assure you to provide the best of our services, ये सब यहाँ पे लिख सकते हो। इसका टेबल जो आता है, इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या क्या होते हैं टेबल के? टेबल में आपको लिखना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, उसकी सीरीज क्या है और उसका शेयर सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। तो ये आप लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, लेटर सफिशिएंटली प्रॉपर प्रेजेंट हो जाएगा। फाइन, ओके। सो रिपीट, फर्स्ट लेटर में क्या है, लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे किस चीज का रेफरेंस लेना है? सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट विथ रेफरेंस टू योर शेयर एप्लीकेशन नंबर डॉट डॉट we are authorized to issue you the share certificate which will be delivered to you in these particular number of days. So you can write 20 days ka period, 25 days ka period, whatever, to the registered address which is mentioned in the register of members. Sorry, नहीं, अभी हमारे पास लिमिट होती है ना कि शेयर सर्टिफिकेट कब तक डिलीवर होना चाहिए। 30 डेज का पीरियड जो है हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत जगह दिया हो, तो उसके पहले ही 20 डेज में होगा, 25 डेज में होगा, स्पेसिफिकली देना है। हाँ, यस यस, तो आप डेट नहीं मेंशन करोगे विद इन हाउ मेनी डेज, सो राइट विद इन 15 डेज, सो दैट इज फाइन। ओके, वी एंडेवर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, ये लास्ट में आएगा। इसके बीच में आएगा क्या, टेबल। टेबल में हमने क्या बोला, टेबल में क्या क्या आता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं, अलॉटमेंट कितना हुआ है, फिर उनका शेयर सर्टिफिकेट के जो सीरीज है, मतलब शेयर्स का, शेयर के नंबर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट नंबर। सॉरी, किस चीज का? हाँ, वही शेयर नंबर्स, मतलब कितनी सीरीज, क्या सीरीज का अलॉट किया है वही। हाँ, इंपॉर्टेंट जो कॉलम्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, सब करने हैं, सब कर सकते हो, ये तो करने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में। हाँ हाँ, सब है ऑलमोस्ट। फाइन, ओके। नेक्स्ट लेटर इज रिलेटेड टू द लेटर which is given for the payment of dividend through dividend warrant. तो यहाँ पे दो तरीके से डिविडेंड का पेमेंट होता है। एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। वारंट के थ्रू मतलब क्या, आप लेटर के साथ साथ ही एनक्लोज करके भेजोगे डिविडेंड वारंट विच नीड्स टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द लेटर, टेकन टू द बैंक, और उधर से डिविडेंड क्या करना पड़ता है, एनकैश करना पड़ता है। ये प्रोसेस होता है व्हेन डिविडेंड वारंट इज गिवन।
दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड। वहां पे क्या होता है, वहां पे डिविडेंड जो है वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट जो मेंबर ने प्रोवाइड किया है उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। सो दीज आर द टू वेज ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो उसमें से पहला लेटर जो है दैट इज लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी है एक दो चीजें कि डिविडेंड जो है उसका डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है, डिविडेंड कितना डिक्लेयर होना है इसका डिसीजन जो लिया जाता है वो लिया जाता है इन द एनुअल जनरल मीटिंग। डिविडेंड जो है वो रेकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अप्रूव कौन सी मीटिंग में होता है, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो उसमें कितना परसेंटेज डिविडेंड पे करना है ये डिसाइड होगा। डिविडेंड का जो पेमेंट है ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए पेमेंट होता है, तो ये सब डिटेल्स हमको दोनों लेटर्स में मेंशन करनी पड़ेगी। तो लेटर में क्या लिखा है, I am instructed by the board of directors to convey to you that in the AGM dated this या which took place on this particular date, following percentage of dividend, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे परसेंट लिख सकते हो, या उन्होंने हमको लेटर में दिया है ₹2 per share dividend has been approved for the year ended। कौन सा ईयर एंडिंग वो आपको लिखना पड़ेगा, जिस टाइम आप लेटर लिख रहे हो उसका प्रीवियस ही फाइनेंशियल ईयर आपको कंसिडर करना है। तो जैसे आप 31 मार्च 2022 के लिए लेटर लिख रहे हो तो आपको क्या डेट रखनी पड़ेगी लेटर की, उसके बाद ही तुरंत आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फाइन, सो अकॉर्डिंगली एडजस्ट द डेट्स। नाउ आपको ये डिविडेंड पे करते टाइम कंपनी को क्या करना पड़ता है, अलग अलग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है वो कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो वो आपको शेयर होल्डर्स को बताना है दैट योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद all the statutory provisions required for payment of dividend. No tax is required to be deducted. TDS यहाँ पे कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ही कंपनी ने क्या किया है, DDT मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो पे कर दिया है। डिविडेंड वारंट हैज बीन अटैच्ड हियरविथ, तो आपको एनक्लोजर जो नीचे लिखोगे उसमें मेंशन क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड। तो आप क्या लिखोगे, डिविडेंड वारंट हैज बीन अटैच्ड हियरविथ, प्लीज डिटैच इट along with the along the perforated line and encash the dividend। फाइन, अब इसमें कॉलम्स क्या क्या बनते हैं, तो एक आपको टेबल यहाँ पे जो बनाना पड़ेगा उसमें लिखे जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फिर आपका डिविडेंड वारंट के डिटेल्स लिखे जाएंगे, उसके बाद ग्रॉस डिविडेंड कितना है, कुछ टीडीएस पे हुआ है क्या, एंड नेट डिविडेंड कितना है। फाइन, ये जो लेटर हमने लिखा है जहां पे पेमेंट क्या हो रहा है थ्रू डिविडेंड वारंट, वैसा ही सेम लेटर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, कंटेंट्स लेटर के सेम रहेंगे, सिर्फ आखिरी का स्टेटमेंट चेंज होगा। हमने जैसे बोला था डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियरविथ, प्लीज डिटैच इट अलोंग द परफोरेटेड लाइन, उस लाइन की जगह लाइन चेंज क्या होगी, द डिविडेंड अमाउंट हैज बीन रेमिटेड टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज acknowledge the credit या verify the credit of the same into your bank account। ओके, तो हम वहां पे पहले क्या उनको बोल रहे थे कि यहाँ पे डिविडेंड वारंट जो लगा है वो डिटैच करो और आपका डिविडेंड ले लो। अब यहाँ पे उनको क्या बता रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा, तो प्लीज एक बार कंफर्म करो कि आपको डिविडेंड मिला है या नहीं मिला है। अगेन टेबल वगैरह के डिटेल्स सब सेम रहेंगे, बट यहाँ पे टेबल में डिविडेंड वारंट के डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसकी जगह क्या लिखोगे कि डेट ऑफ रेमिटेंस क्या है, क्योंकि उनको वेरीफाई करना है ना क्रेडिट क्या है कब हुआ है, तो डेट ऑफ रेमिटेंस और कौन सी बैंक में ये ट्रांसफर हुआ है, ये दो एडिशनल कॉलम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है, दोनों लेटर्स समझ गए। ओके, so what is the content of the letters, I am instructed by the board of directors to convey to you that the dividend has been approved in the annual general meeting conducted on this particular date, and ₹2 per share या ₹1 per share dividend has been declared or has been approved for the year ending as on 31st March 2022, whatever year you want to write। उसके नीचे लिखोगे कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ
डिविडेंड। उसके बाद लिखोगे नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज कंपनी हैज वैलिडली पेड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT। लास्ट में लिखोगे अगर वारंट का लेटर है तो डिविडेंड वारंट हैज बीन अटैच्ड हियर विद, प्लीज डिटैच इट अलोंग द परफोरेटेड लाइन। और अगर ऑनलाइन पेमेंट का लेटर है तो क्या लिखोगे द डिविडेंड अमाउंट विल बी credited to your bank account, details of which have been provided by you to the company. Please verify the credit of the same into your bank account. Fine. ओके तीनों लेटर्स एक बार फिर से, पहला क्या है लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या लिखते हैं विथ रेफरेंस टू योर शेयर एप्लीकेशन नंबर डॉट डॉट shares have been issued and I am authorized to issue you the share certificate which will be delivered to you in 15 days to the registered address mentioned in the register of members. We endeavor to provide you the best of our services. That will be the concluding line after the table. Letter for payment of dividend में क्या लिखोगे I am instructed by the board of directors to convey to you that in the AGM conducted on this particular date, dividend at 2 per share या percent कुछ लिखना है 10% of 10% dividend has been declared or approved in the annual general meeting for the year ending 31st March 2020. Company has complied with the statutory provisions. No tax is required to be deducted. DDT has already been paid and dividend warrant is attached here with. Please detach it. Your dividend will be credited to your bank account. Please verify the credit. Clear? Okay. Next letter आता है letter for issue of bonus shares. So letter for issue of bonus shares में क्या दिया जाता है? Again यहाँ पे bonus shares issue करने का decision कौन लेता है? Board of Directors से लिया जाता है और उसका approval कहाँ लिया जाता है? Extraordinary General Meeting में. AGM में dividend का, EGM में bonus shares का. So directed by the Board of Directors to inform that at the AGM conducted on this particular date, bonus issue has been unanimously approved in the ratio. अब bonus issue हमेशा ratio में होगा, जैसे 1:2, मतलब 1 share for every 2 shares held. Company has again complied with the statutory provisions. उधर लिखना पड़ता है that the bonus shares will be at par with the existing equity shares, मतलब existing equity shares की तरह ही सब rights किसको मिलेंगे? बोनस शेयर होल्डर्स को. एंड शेयर्स कहाँ मिल जाएंगे आपको? शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट. ओके वहां पे एक वर्ड आपको यूज हुआ है पैरिपसु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, नहीं लिखा एट पार विद द एग्जिस्टिंग शेयर्स लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. फाइन. अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पहले तो टेबल में लिखना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड है प्रीवियसली, फिर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इशू हुए वो लिखना पड़ेगा, फिर डीमैट अकाउंट को कौन से क्रेडिट हुए उसका रेफरेंस देना पड़ेगा एंड डेट कौन से दिन क्रेडिट हुए वो लिखना पड़ेगा. फाइन. Number of shares which are held, number of bonus shares which are issued, credited to which demat account and date of credit. Next है reply letter. Reply letter कब लिखा जाता है या कंपनी कब देती है शेयर होल्डर्स को? When the shareholders have raised certain query, उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेस किया हुआ है. सपोज से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत कम डिविडेंड पे कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स ने कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेस किए थे. तो अभी कंपनी क्या कर रही है? कंपनी उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स जो है वो शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर रही है. सो विथ रेफरेंस टू योर लेटर आई एम ऑथोराइज्ड टू रिजॉल्व योर क्वेरी रिगार्डिंग लो डिविडेंड पेड. तो रीजन लिखना है कि क्या क्वेरी रेज हुई थी और कौन सी क्वेरी आप रिजॉल्व करने जा रहे हो. So reasons क्या है? Last year there was a flood-like situation, hence the factory was not fully operational. So due to unavoidable circumstances, there have been huge losses. अगर losses ज़्यादा हुए हैं तो कंपनी को compulsorily क्या करना पड़ रहा है? Dividend distribute करने की जगह they are forced to keep more amount in reserves, accumulate more amount in reserves to compensate, to make good the losses or to make certain provisions for the damage which has been created.
सो यहाँ पे इसलिए डिविडेंड जो है वो कम पे हो रहा है. So hope you are satisfied with the reply or with the response, and we assure you that company will come out of the situation and deliver better dividend. यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, ये बस एक्सप्लेनेशन है. टेक्स्ट बुक में उन्होंने बहुत डिटेल में फिगर्स नंबर्स वगैरह लिख के दिया हुआ है. नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लेन सिंपल लेटर रखा तो भी चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. So क्या है, with reference to your letter, I am authorized to resolve your query regarding low dividend paid. Reasons क्या है, last year there was flood-like situation, factory was not functional, so due to unavoidable circumstances, company is forced to transfer more amount to the reserves and hence lesser amount of dividend is being paid. We assure you that the company will come out of the crisis and deliver better dividends in future. Thanking you, yours faithfully, secretary. Fine. पांचों लेटर्स क्लियर है? Yes. पहला लेटर किस चीज का था? Issue of share certificate. So in response to your application, I am authorized to issue you the share certificate which will be delivered in these particular days. We endeavor to provide you the best of our services. Table मिलेगा, एप्लीकेशन कितने आए थे, अलॉटमेंट कितने हुए, सीरीज क्या है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है. उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड. So I am instructed by the board of directors to convey to you that the dividend has been approved in the annual general meeting. ये रेट है या ये रुपीस का डिविडेंड है, पर शेयर पे होगा. And for which financial year company has complied with the statutory provisions, no TDS required to be deducted, DDT has been paid and dividend warrant is attached here with, or the dividend will be credited to your bank account. Fine. चौथा लेटर है लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. सो आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म टू यू दैट at the extraordinary general meeting conducted on this particular date, bonus issue has been unanimously approved in the ratio 1:2. That is 1 share for every 2 shares held. Company has complied with all the statutory provisions. Bonus shares will be at par with the existing equity shares. मतलब जो equity shareholders के rights होते हैं वही सब ये बोनस शेयर्स को लेके भी मिलेंगे. एंड शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट. टेबल में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, क्रेडिटेड टू विच डीमैट अकाउंट एंड डेट ऑफ क्रेडिट. रिप्लाई लेटर मतलब कोई क्वेरी अगर मेंबर ने रेज की है उसके रिस्पॉन्स में जो आप लेटर लिख रहे हो वो. So with reference to your letter, we are authorized to resolve query regarding low payment of dividend. So last year there was flood-like situation. So due to unavoidable circumstances, the factory was not operational, and now we are forced to transfer more amount to the reserves. Hence, dividend paid is low. Company will come out of the crisis, come out of the difficult situation, and pay better dividends in future. Clear? So these are the letters related to correspondence of the company with the members. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लेटर्स रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर्स. तो कॉरेस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स किस किस केस में होता है? पहला केस जो दिया हुआ है दैट इज लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. तो जैसे हमने इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का देखा उसी लाइंस पे क्या होगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. क्या लिखा है, विथ रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन डेटेड दिस, directed by the board of directors to inform you that these many number of debentures has been allotted to you. debentures का यहाँ क्या लिखना important है, टाइप लिखना है, वैल्यू लिखनी है एंड टेन्योर मतलब कितने पीरियड का है. तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन डेटेड से 10th of May, I am directed by the board of directors to inform to you that you have been allotted 10,000 redeemable debentures of 20,000 rupees for a period of 5 years. So whatever the situation might be, you will frame it accordingly. The debentures have been allotted as per resolution at the board meeting and as per debenture trust deed and articles. तो in short इसका मतलब क्या है कि ये जो allotment हुआ है इसमें सब तरीके के provisions जो होते हैं वो comply हुए हैं. डिबेंचर ट्रस्ट डीड को फॉलो किया गया है, कंपनी के आर्टिकल्स मतलब रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो किया गया है, एंड रेजोल्यूशन भी पास हुआ है बोर्ड मीटिंग में जो फॉलो करके डिबेंचर्स इशू हुए हैं. डिबेंचर सर्टिफिकेट हैज बीन एनक्लोज्ड हियर विद. अगेन यहाँ पे जो टेबल बनेगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं, फिर अलॉट कितने किए हैं,
उसके बाद उनका डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा एंड अमाउंट रिसीव्ड कितनी है अगेंस्ट दीज डिबेंचर्स वो भी लिखा जाएगा. फाइन. ओके. Next is letter for payment of interest. So I am directed to inform to you that dash interest मतलब कितना interest say 10% interest or 5% interest on dash number on 100 debentures of the value 10,000 is due for payment. टेबल में लिखना है ग्रॉस इंटरेस्ट कितना है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है क्या, नेट इंटरेस्ट कितना है. यहाँ पे टीडीएस अगर आप ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से कम रखोगे तो कोई भी टीडीएस आपको देने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है. 10,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस करना पड़ता है, तो बेटर स्टिक टू 1,000 2,000 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट. एनक्लोज क्या करना है यहाँ पे, इंटरेस्ट वारंट हैज बीन एनक्लोज हियर विथ एंड प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट और डिटैच इट अलोंग द परफोरेटेड लाइन. थैंकिंग यू. दैट्स इट. क्या है लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म टू यू दैट इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट ऑन 100 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10,000 इज ड्यू फॉर पेमेंट. तो 10,000 पे 10% मतलब 1,000 का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू है. तो ग्रॉस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,000. टीडीएस लिखोगे क्या, नहीं, नेट इंटरेस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली मेंशन किया जाएगा. इंटरेस्ट वारंट से पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट वारंट का नंबर भी जो है वो टेबल में आपको लिखना पड़ेगा. और क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, डिबेंचर्स कितने हेल्ड है एंड अमाउंट, उसके बाद ग्रॉस अमाउंट क्या है, टीडीएस क्या है, नेट अमाउंट क्या है. फाइन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट दो पॉइंट्स किस चीज के रिगार्डिंग है. एक होता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स. किस चीज में कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. एंड दूसरा क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब उनके ऊपर जो मनी ड्यू है वो उनको पे बैक किया जाएगा. पहले केस में क्या होगा, पहले केस में जो डिबेंचर्स होल्डर्स को मनी ड्यू है उसके अगेंस्ट उनको अलॉट किए जाएंगे शेयर्स ऑफ द कंपनी. So I am directed to inform to you that in accordance with the terms decided at issue. जब शुरू में डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तभी हम टाइप वगैरह स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, तो उधर ही क्या स्पेसिफाइड रहेगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर इशू. तो वहां पे ही डिसाइड होगा कि वो उनका क्या होने वाला है. इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द इशू द डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी फुल्ली कन्वर्टेड. स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट द जनरल मीटिंग टू अप्रूव द कन्वर्जन. तो ये जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा. जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाना है तब किसका कंसेंट लेना पड़ता है, शेयर होल्डर्स का जो है कंसेंट लेना पड़ता है. तो ये कंसेंट लेने के लिए जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट होगी और उसमें ये अप्रूव किया जाएगा कि ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. The shares which will be issued will be at par with the existing equity shares. Signed and executed share certificate is enclosed herewith and debenture certificate shall be null and void. तो अब से क्या होगा, अब से नया शेयर सर्टिफिकेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं और आपके पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड. फाइन. ओके. So क्या है, I am directed to inform to you that in accordance with the terms decided at the time of issue, the debentures are due for full conversion. In accordance with the above, special resolution is passed by shareholders in which meeting ये EGM ये पहले लिख दो EGM extraordinary general meeting. Shares will be at par with the existing equity shares. Signed and executed share certificate is enclosed herewith and debenture certificate will be null and void from henceforth. आप यहाँ पे और डिटेल्स क्या मेंशन कर सकते हो कि कितने डिबेंचर्स के लिए कितने शेयर्स जो है वो इशू होने वाले हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. और टेबल जो बनाना है उसमें क्या आएगा, कितने डिबेंचर्स हेल्ड है, उसके रिलेटेड कितने शेयर्स जो है वो इशू होंगे, शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होने वाला है और उसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा. क्लियर.
नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लेटर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो लेटर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या हो रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को जो पैसे ड्यू थे वो क्या होने वाले हैं, पैसे रिटर्न होने वाले हैं। सो दिस इज टू इन्फॉर्म टू यू दैट द डिबेंचर्स हेल्ड बाय यू, क्या टाइप वगैरह है वो सब लिखना है। 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हेल्ड बाय यू आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। Board has passed the board resolution at the board meeting and the debentures will be redeemed out of debenture redemption reserve. ये क्या है, ये reserve है जो set aside किया जाता है by the company as an accumulation to pay back the money of the debenture holders at the time of maturity. तो उसके थ्रू पेमेंट होने वाला है। इसके लिए हम उनसे डिबेंचर होल्डर्स से क्या मांगेंगे, एक तो एक फॉर्म मांगेंगे कि आपको ये रिडीम करके चाहिए, उसके साथ साथ क्या मांगेंगे, उनका पुराना डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड ये मिलने के बाद हम उनको क्या भेज रहे हैं, क्रॉस चेक शैल बी सेंड टू यू। सो एनक्लोज यहाँ पे क्या करना है, ये डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म है, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म हम उनको भेज रहे हैं जो वो फिल करके भेजेंगे, सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेंगे, जिसके बाद हम उनको क्या इशू करने वाले हैं, हम उनको क्रॉस चेक जो है वो इशू करने वाले। फाइन, ओके। यहाँ पे ये लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में अगेन दो तरीके से पेमेंट है, तो यही हमारे दो लेटर्स कवर्ड है, एक इंटरेस्ट वारंट के थ्रू और दूसरा क्या है, यस दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो दोनों के लिए अगेन लेटर सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, लास्ट लाइन इंटरेस्ट वारंट हैज बीन एनक्लोज्ड की जगह क्या लिखोगे, इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। ओके, इसलिए हमने इसका कॉमन लेटर बनाया है। पांचों लेटर्स क्लियर है। पहला लेटर किस चीज का था, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। क्या लिखा है इसमें, with reference to your application I have been directed by the board of directors to inform to you that these number, type, value and tenure के debentures have been allotted to you. They have been allotted as per the board meeting and as per debenture trust deed and articles of the company. Debenture certificate has been enclosed herewith. नेक्स्ट लेटर इज लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको बताना है उनको, दिस इज टू इन्फॉर्म टू यू दैट इंटरेस्ट ऑन दीज मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ दिस वैल्यू इज ड्यू फॉर पेमेंट। टेबल बनाना है जिसमें लिखोगे डिबेंचर्स कितने नंबर के हैं आपके पास, अमाउंट के हैं, उसके ऊपर ग्रॉस इंटरेस्ट कितना है, टीडीएस कितना है, नेट इंटरेस्ट कितना पे करना है। इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियरविथ, या इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द सेम। नेक्स्ट है लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड होगी जिसमें डिसीजन लिया जाएगा या जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर्स से कि ये डिबेंचर्स क्या किए जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। टेबल में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हेल्ड है, उसके लिए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, उनके डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है और उनका शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है। Signed and executed share certificate is sent to you. Your debenture certificate will be null and void. तो उसका भी वर्क नहीं बचने वाला। नेक्स्ट है लेटर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसमें क्या लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म टू यू दैट योर 100 कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। इस तरीके से स्टेटमेंट बनाना है। तो डिबेंचर का टाइप क्या है, कितने नंबर है या कितने वैल्यू के डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। Board resolution has been passed at the board meeting in which it has been decided that the debentures will be redeemed out of the debenture redemption reserve. Arranged to submit the form along with the debenture certificate at the registered office and cross check shall be sent to you. Enclose क्या करना है, debenture redemption का form. Fine. तो शेयर्स के लेटर कौन कौन से देखे, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट। डिविडेंड का पेमेंट दो तरीके से, डिविडेंड वारंट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड लास्टली रिप्लाई लेटर। उसके बाद डिबेंचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या देखा, लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स एंड लास्टली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आते हैं लेटर्स टू डिपॉजिट होल्डर्स या लेटर्स टू द डिपॉजिटर्स।
पहला लेटर जो है दैट इज रिलेटेड टू थैंकिंग द डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट इन द कंपनी। मतलब आपने क्या किया था, आपने डिपॉजिट्स इशू करने को डिसाइड किया था एंड यू वांटेड टू रेज फंड्स फॉर योर कंपनी। नाउ द डिपॉजिटर्स हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन योर कंपनी, सो यू वांट टू थैंक देम फॉर द ट्रस्ट व्हिच दे हैव शोन इन योर कंपनी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर शोइंग फेथ इन आवर कंपनी and for depositing this particular amount or in the company। इसके पहले आप क्या लिख सकते हो, जैसे पहले लेटर्स के लिए लिखा है with reference to your application या we are in receipt of this particular deposit amount from you and we are taking this opportunity to thank you। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल अगेन बनाना है कि कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपको रिसीव हुआ है, कितने पीरियड के लिए हुआ है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना पे करने वाले हो, और बैंक डिटेल्स मतलब कहाँ पे आपको ये कहाँ से डिपॉजिट जो है वो रिसीव हुआ है, ये बैंक डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक एफडी का नंबर जो आप एफडी उनको देने वाले हो। So the board of directors are expressing their gratitude to you for depositing the amount in the company. The fixed deposit receipt has been enclosed herewith. If you need any further information, please feel free to contact us. Yeah, please contact us if needed. Fine. So हमको basically क्या करना है, we have to thank them for showing trust. We have to acknowledge the receipt of the deposit. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले you are acknowledging that we are in receipt of this particular amount. So acknowledge receipt of money. उसके बाद thank them. उसके बाद और एक बार मेंशन कर सकते हो क्या, board of directors are expressing their gratitude for depositing money, and if further information is needed, please feel free to contact us. Fine. Okay. नेक्स्ट है, अभी केस आता है डिपॉजिट के रिगार्डिंग, मतलब रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो एक होता है रिन्यूअल और दूसरा होता है रीपेमेंट। रिन्यूअल का मतलब क्या है, आपने फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है, अब आप उनको पूछना चाहते हो आपके डिपॉजिटर को कि क्या वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए आपके पास पैसा इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। मतलब मैंने 5 साल के लिए कंपनी में पैसा रखा था, मेरे 5 साल अभी खत्म हुए हैं, पर कंपनी मुझे पूछ रही है कि क्या आप और 5 साल के लिए रखना चाहते हो, दैट इज रिन्यूअल। नॉट हैंडिंग ओवर माई मनी, they are going to renew my deposit. So we hereby acknowledge the receipt of your application for further period of say 5 years or of say 2 years received deposit. Okay, we acknowledge the receipt of your application for extending the period for further period or for renewing the deposit for a further period of say 2 years, 5 years, etc. यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है that we have received your deposit receipt and we have renewed your deposit. So we endeavor again to provide you the best of your services. उसके साथ साथ आप यहाँ पे और एक चीज मेंशन कर सकते हो कि board of directors have passed a resolution at the board meeting and have decided to renew the deposit. सो आपको यहाँ पे जो रिसीट रिसीव हुई है वो क्या करनी है, इट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अप्रूवल। So we acknowledge the receipt of your application for renewal of deposit of rupees say 10 lakh for a further period of 5 years. We have received the deposit receipt from you which has been placed before the board of directors. The board of directors have taken a decision in the board meeting to renew your deposit. We endeavor you to provide the best of our services and a new deposit receipt. आपको यहाँ पे क्या करनी है, enclose करनी है new FD receipt. तो न्यू फिक्स डिपॉजिट रिसीट हैज बीन सेंट टू यू और एनक्लोज अलोंग विद दिस लेटर, और वही आपको कहां लिखना है, एनक्लोजर। फाइन, ओके। अभी रिन्यूअल के बाद और एक कंसेप्ट क्या आता है, रीपेमेंट।
अगर रिन्यू उनको नहीं करनी है तो वो क्या करेंगे, आप रीपे कर दोगे एज अ कंपनी, उनको एक्सटेंड नहीं करना है अपना टाइम लिमिट, तो यू विल रिटर्न देयर मनी बैक. So this is to inform to you that your fixed deposit receipt is due or is due for repayment on this particular date. अभी हमको जब रीपे करना होता है तो हमारे पास क्या आया होगा ओरिजिनली डिपॉजिटर से, उनकी ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट. सो वी हैव रिसीव्ड द ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट विद इंस्ट्रक्शन फॉर रीपेमेंट. सो हमको आपके एंड से क्या मिली है, आपकी ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट along with the instruction of repayment. And यहाँ पे इसलिए हमने क्या अटैच किया है, we have enclosed the check. क्रॉस चेक कौन से बैंक का, डिटेल्स, डेट क्या है, ये सब वहां पे मेंशन करने हैं. एंड प्लीज फाइंड enclosed a cross check along with these details and we assure you the best of our services. ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखा तो भी चलेगा, जो नया लेटर है उसमें नए कंटेंट में ये स्टेटमेंट नहीं है. ओके, सो यहाँ अगेन आप और एक मेंशन कर सकते हो कि बोर्ड मीटिंग जो है वहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ है रिलेटेड टू रिडेम्पशन. Okay, so your deposit of 1 lakh rupees is due for repayment on say 5th of May. We have received the original deposit receipt from you with the instruction of repayment. In the board meeting conducted on this particular date, the resolution has been passed for redemption of deposit. We are enclosing here with a cross check of this particular bank bearing check number this of this particular date, and please encash it or please acknowledge the receipt. Thank you. और टेबल लिखना है यहाँ पे कि कौन सा डिपॉजिट था, कितने अमाउंट का था और उसका जो पेमेंट हुआ है वो कितना एक्चुअली उससे पेमेंट हुआ है. फाइन. ओके, सो ये लेटर्स है दोनों. एक तो क्या है, एक होता है रिन्यूअल या दूसरा होता है रीपेमेंट. सिमिलरली सबका जैसे डिविडेंड और इंटरेस्ट का शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या, अगेन आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म टू यू दैट द बोर्ड हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग. तो ये इंटरेस्ट पेमेंट का रेजोल्यूशन भी कहाँ होता है, बोर्ड पास करता है बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट जो है वो अप्रूव करना है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंडिंग. इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय ईदर, आप क्या लिखोगे, इट विल ईदर बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड या इंटरेस्ट अगेन वारंट के थ्रू पे होगा. तो वारंट है तो वारंट हैज बीन अटैच्ड, डिटैच इट, या वारंट इट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बाय क्रेडिटिंग योर बैंक अकाउंट. प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द सेम. यहाँ पे फिर से कॉलम्स क्या क्या बनेंगे इस लेटर में, एक तो एफडी नंबर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या है वो लिखा जाएगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बाद ग्रॉस इंटरेस्ट, टीडीएस अगेन 10,000 से कम लिखोगे तो टीडीएस लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? यस. तो डिपॉजिटर्स के लिए क्या क्या लेटर्स थे, पहला था thanking depositors. So we have received a deposit of this amount from you for this much period. We take the opportunity for thanking you for showing trust in the company and for submitting the form of deposit. Next we have the board of directors have expressed their gratitude for the deposit amount given by you. We are sending here with the fixed deposit receipt. If any further information is needed, please feel free to contact us. टेबल जो है वो बनाना है. उसके बाद आता है रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट. तो रिन्यूअल के लिए हमको क्या रिसीव होगा, acknowledge the receipt of your application for renewal of your deposit. It has been placed before the board and the board has renewed your fixed deposit. We endeavor to provide you best of your services. और enclose क्या करनी है, नई फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो है वो, क्योंकि ओरिजिनल तो आपके पास ऑलरेडी आई थी और आपने वो बोर्ड के सामने प्लेस की थी और उन्होंने अभी क्या किया है, रिन्यू किया है, तो नई एफडी रिसीट उनको देनी पड़ेगी.
नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. तो क्या है, वी हैव रिसीव्ड योर ओरिजिनल रिसीट अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन फॉर रीपेमेंट. In the board meeting, the resolution has been passed by the board of directors for redemption of deposit. Accordingly, we have enclosed a check herewith drawn on this particular bank of this particular amount, check number this, drawn on this particular date. So ये सब डिटेल्स मेंशन करने हैं और उधर आपको जो है एनक्लोजर में क्या लिखना है, द क्रॉस्ड चेक. उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात. तो एनक्लोजिंग योर विद इंटरेस्ट वारंट या द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डन इनटू योर बैंक अकाउंट. तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था और डिसीजन लिया गया था दैट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विल बी पेड एट 10% फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. क्लियर. टीडीएस यहाँ पे अगर आप नहीं लिखते हो तो टीडीएस सर्टिफिकेट एनक्लोज करने की अगेन जरूरत नहीं है अगर आप अमाउंट जो है वो कम रखोगे इंटरेस्ट पेमेंट. ओके, सब लेटर्स समझ गए. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर्स रिलेटेड टू कॉरेस्पॉन्डेंस. 3 चैप्टर्स है जो इसी लाइंस पे है. आपको इसको पढ़ना कैसे है, तो फॉर्मेट तो सब क्लियर है. एक हाथ 2 लेटर्स जो है वो लिख के देखोगे तो आपको एक बार जजमेंट आएगा कि आपको किस तरीके से वो पेपर में आप प्रेजेंट कर सकते हो. 4 मार्क के लिए लेटर आ सकता है या लास्ट क्वेश्चन जो होता है 8 मार्क्स का उसमें भी लेटर आ सकता है. तो दोनों केसेस में लेटर्स पॉसिबल है. हाँ, कभी कभी आ सकता है, डिपेंड्स. यस, लास्ट वाला. अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक आपको मार्क्स जो है लेटर्स के वो फुल मिलने के भी चांसेस रहते हैं अगर आपने फॉर्मेट वगैरह सही से बनाया और बेसिक कंटेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं. सो लेटर्स का आंसर अटेम्प्ट करना कभी भी आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. जब भी लेटर लिखोगे प्रॉपर उसको बॉर्डर बना के लिखो. इंश्योर कि कुछ थोड़ा बहुत इधर लिख के अगले पेज में या आधे आधे पेज में नहीं लिख रहे हो. ट्राई योर बेस्ट कि पूरा लेटर एक पेज में लिख दो. थोड़ी बहुत चीजें अगले पेज पे जा रही है तो इट्स ओके, बट डेलिबरेटली 4-5 लाइन इधर लिख के, जैसे ऊपर का टॉप का पार्ट लिख के बॉडी कंटेंट इधर से मत चालू करो. इफ इट इज गोइंग इन कंटिन्यूएशन इट्स फाइन. तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है इन लेटर राइटिंग. फाइन. इजी चैप्टर्स है तीनों चैप्टर्स. प्रैक्टिस थोड़ी 4-5 लेटर्स की लिख के करोगे तो आसानी से हो जाएगा. फाइन. हाँ, लेटर्स ही आएंगे या एक क्वेश्चन आता है जो सबके लिए सेम है, तीनों चैप्टर्स के लिए सेम है कि व्हाट केयर नीड्स टू बी टेकन व्हाइल कम्युनिकेटिंग, या क्वालिटीज ऐसा कुछ बोला जाता है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग द लेटर्स. तो तीनों में सेम ही आंसर है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्ट्रेट अवे आपको आएंगे इसमें से लेटर्स ही. फाइन. ओके, so that's it for today. Thank you. See you all. Bye bye.